हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास गबन भाग 5 अपने यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। तो चलिए सुनते हैं आगे क्या हुआ। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी ना हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर दो एक बार आया अवश्य, पर बिसात पर ना बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जाएं, सिनेमा ही देखावें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमा बोला, कुछ भी नहीं। रमेश बोले, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमा बोला, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं, बाबूजी सुनते ही नहीं। रमेश बोले, बाबूजी के पास क्या कारू का खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हजार रुपए खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें। 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी 2 बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या। 50 रुपए होते ही क्या है। रमा बोला, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बिठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मसले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमा बोला, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल ना हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमा बोला, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही न जाता। रमेश बोले, अजी 2-4 चालें चलो तो आप ही आप जी लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमा बोला, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश बोले, देखो भाई बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ तो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमा बोला, वेतन तो 30 है। रमेश बोले, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए, मेरी तो राय है कर लो। रमा बोला, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश बोले, जगह आमदनी की है,
मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की जरूरत है। रमा बोला आद रमा बोला, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज तो है नहीं। रमेश बोले, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों के आदमी क्या करें? 30 रुपयों में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफी हैं। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हों, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियां हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि भलमनसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हैं? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कह कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मुहरे उड़ा लिए। रमेश बाबू बोले, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए शह, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमा बोला, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश बोले, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल कि कोई मात दे सके? फिर शह। रमा बोला, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश बोले, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए, यह शय और मात। रमा बोला, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें ना दी तो कहिएगा। रमेश जी बोले, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमा बोला, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे? मगर मैं 5 बाजियों से कम ना खेलूंगा। रमेश जी बोले, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार ना करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमा बोला, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश जी बोले, तो मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है। मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे कि इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार ना हारता जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमा बोला, क्यों, 5 बाजियां पूरी ना कर लीजिए? रमेश जी बोले, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश जी नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे, मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश जी बोले, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमा बोला, आप दे दीजिएगा। रमेश जी बोले, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा? रमा बोला, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश जी बोले, अरे मुंह हाथ तो धो ले भले आदमी। रमा बोला, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश जी बोले, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमा बोला, मैं तैयार हूँ, वहां से लौट कर घर भोजन करूंगा। रमेश जी बोले, कहता तो हूँ, अभी आध घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमा बोला, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश बोले, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे। रमा बोला,
ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा? रमेश बोले, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। 20 सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमा बोला, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है, खुशामदे कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पर पड़ी। साहब डांट वाट तो ना बताएंगे? रमेश बोले, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमा बोला, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे ना बर्दाश्त होगा। रमेश बोले, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि ना जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमा बोला, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश बोले, पूरे 25 हो गए साहब, 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमा ने पूछा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा ना रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही ना हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर में ही था कि आसमान में बादल घिर आए। पानी आना ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। खाते के बाहर भी ना निकलने पाया था कि जोर से वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन केवल 30 ही रुपए थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं, तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी ना उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, यह भीग कहाँ गए और रात कहाँ गायब थे? रमा बोला, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठाक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नेत्रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा? भला 60-70 तो होते। रमा बोला, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपए से ऊपर मिल जाएंगे। जालपा बोली, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगावेंगे। मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशर्फी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमा बोला, वह तो करूंगा ही। जालपा बोली, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा? जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यह मेरा अधिकार है। रमा बोला, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा करना ही व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उनके नाम एक पार्सल आया हुआ था।
महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। इसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी, यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे ना लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है, वह नाराज ना होंगी। जालपा ने नाक सिकोड़ कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया ना आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन हैं। मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि ना दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा बोली, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। रमा ने पूछा, आखिर क्यों? जालपा बोली, मेरी इच्छा। रमा बोला, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रुंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हो, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके, दुनिया की लाज से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारिनियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान न लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार को उसी डिबिया में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नेत्रों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूंगी मेरे दिल को चैन ना आएगा। मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला।